नमस्कार। इन दिनों देश में दो ही बातें चर्चा में हैं। एक आत्मनिर्भर भारत और दूसरी मजदूर और किसान। सिर्फ इन दोनों बातों को छोड़ करके देश में सबसे अहम चर्चा कोरोना पे होनी चाहिए, लेकिन कोरोना वायरस को लेकर के देश में इस समय चर्चाएं बेहद कम हो गई हैं। जो जो मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है तो लोगों की चर्चा कोरोना पर कम होती जा रही है। इस पर चर्चा कैसे कम हो रही है, ये देश का अंदाज है, देश की सत्ता का अंदाज है कि जो वर्तमान समस्याएं होती हैं उस पर से लोगों का ध्यान हटाना इस सरकार को बखूबी आता है। ऐसा एक नहीं दर्जनों बार हुआ है। फिलहाल आज हम इस सब्जेक्ट पे आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इस बिंदु पे आपसे बात नहीं कर रहे हैं। आज बात हमें करनी है जो देश का सबसे अहम मुद्दा है, वह ये है कि मजदूर और किसान। कहा जा रहा है, कभी कहा जाता था कि तबलीगी जमात ने कोरोना के मुद्दों को बढ़ा दिया है, लेकिन आज ये प्रवासी मजदूरों, श्रमिकों और कामगारों पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि कोरोना मरीजों की संख्या इन्हीं के चलते बढ़ रही है। और दूसरा सबसे अहम बिंदु है आत्मनिर्भर भारत, जिसका बीते दिनों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब चर्चा की तो उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया। आत्मनिर्भर भारत का सीधा सीधा मतलब जो आपको समझ में आता है, जो एक आम जनमानस को समझ में आता है कि स्वदेशी, यानी कि भारत की चीज़ों को बढ़ाना। यही उन्होंने कहा कि लोकल को लेकर के हमें वोकल होना पड़ेगा। तो खैर सिलसिलेवार ढंग से हम बात शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं किसानों की। कभी किसी शायर ने कहा था, जो मेरे गांव के खेत में भूख उगने लगी तो मेरे किसान ने शहर में जाकर नौकरी कर ली। ये उस किसान की ये वो पंक्तियां हैं जो किसान की और मजदूर की स्थिति को बयां करती हैं कि जब किसान और श्रमिक जब गांव में भूखों मरने लगता है तब वो जाता है शहर में नौकरी करने के लिए, और जब भूख से शहर में उसका दम घुटने लगे तो वो बेचारा कहाँ जाए। उसे आना तो अपने ही शहर में है, क्योंकि वह एक गरीब आदमी की इच्छा होती है कि वो अंतिम समय में, परेशानियों के समय में अपने परिवार के बीच में पहुंच जाए, अपने गांव में पहुंच जाए। शायद इसी उधेड़बुन में आप किसी भी महानगर की पटरी पर जाएंगे तो आपकी रोडों के दोनों साइड की पट्टी पर आपको मजदूर और श्रमिक और कामगार ही दिखाई पड़ेगा, जो सिर्फ इसी उधेड़बुन में है कि कब उसे गाड़ी मिल जाए, कब उसे कोई साधन मिल जाए कि वह अपने घर पहुंच जाए। उसे कोरोना का भय नहीं है, उसे वायरस का भय नहीं है, वह तो सिर्फ अपनों के बीच जाना चाहता है, अपने अपनों के बीच जाना चाहता है कि वह घर पहुंचे तो उसकी स्थिति ठीक हो जाए। लेकिन इन दिनों उसी को लेकर के सारी राजनीति हो रही है। प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सब वही कह रहे हैं कि हम प्रवासी श्रमिकों के लिए काम कर रहे हैं। चाहे वो बसों को लेकर की राजनीति हो, चाहे वो उनको रोजगार देने की राजनीति हो, चाहे वो उनको राशन देने की बात हो, चाहे वो उनको प्रधानमंत्री की जो 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की बात हो, वह सब कुछ उसी के दारोमदार पर घूम रहा है। यानी सब इसी के लिए चिंतित हैं कि हमारे देश का जो प्रवासी श्रमिक है उसको लाभ मिल जाए। लेकिन आपको बताएं कि अगर इन योजनाओं का आप सही से सिलसिलेवार ढंग से जानकारी करेंगे तो आपको दिखेगा कि इन मजदूरों के हाथ में कुछ नहीं लग रहा है। एक योजना है, आपने भी नाम बहुत सुना होगा, मनरेगा, महात्मा गांधी नेहरू रोजगार युवा गारंटी। इस योजना की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था। जब इस योजना की शुरुआत हुई थी तब वर्तमान की सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने इसका पुरजोर ढंग से विरोध किया था, और आज ये वही योजना है जिसके बूते प्रधानमंत्री से लेकर के हर राज्यों के मुख्यमंत्री कमोवेश यही अपील कर रहे हैं कि आप भारत में रजिस्ट्रेशन कराइए मनरेगा में, हम मनरेगा में मजदूरों को काम देंगे। यानी अब एक वही योजना है जो भारत के मजदूरों को लेकर के, प्रवासी श्रमिकों को लेकर, कामगारों को लेकर के एक साधन बन रही है कि उनका पेट भरने का। कभी इस योजना की, लेकिन आज हम उन योजनाओं पर भी बात नहीं कर रहे हैं, किसानों पर भी बात नहीं कर रहे हैं। हमने एक आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश की जिससे पता चल सके कि प्रवासी श्रमिकों को लेकर के जो राजनीति हो रही है उससे श्रमिकों को दरअसल फ़ायदा उतना नहीं हो रहा है। अब
हम बात कर रहे हैं, आपको वह बताने जा रहे हैं जो आज का सबसे अहम मुद्दा है, आत्मनिर्भर भारत। मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूं। आप वर्ष 2013 का उस समय याद करिए। वर्ष 2013 में जब इस समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता में आने का रोड मैप तैयार कर रहे थे, यानी कि चुनावी सभाओं में भाषण देते थे, चुनाव सभा की तैयारी कर रहे थे कि कैसे मनमोहन सिंह को सरकार को हटा करके देश की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी को काबिज किया जाए। यह भी तय था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे, क्योंकि जिस तरह से उनको लाया गया था गुजरात की राजनीति से निकाल करके केंद्र की राजनीति। तब मैं आपको प्रधानमंत्री का एक भाषण की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और आप उस भाषण को देखिए, तब आपको लग जाएगा कि प्रधानमंत्री जी जिस आत्मनिर्भर भारत की बात आज कर रहे हैं, शायद 2013 के उस एक भाषण से ही आपको पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। शायद आपने वो भाषण बिना ध्यान से सुना हो। हम आपको फिर से सुनाने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं अपने अंदाजों में। प्रधानमंत्री 2003 में भाषण जब केंद्र की सत्ता में आने का रोड मैप तैयार कर रहे थे, तब दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एक भाषण के दौरान उन्होंने नए भारत के विकास का रोड मैप पेश करते हुए कहा था, पानी में आधा भरा ग्लास को उठाकर वो बोल रहे थे कि कुछ लोग इसे आधा भरा हुआ मानते कहेंगे, लेकिन कुछ लोग इसे आधा खाली कहेंगे, लेकिन मैं इस गिलास को पूरा भरा कहूँगा। ध्यान दीजिए उनके शब्दों को। जबकि उन्होंने जो गिलास उठाया था वह सिर्फ आधे गिलास पानी से भरा हुआ था। उन्होंने कहा कुछ लोग इसे आधा खाली कहेंगे, कुछ लोग इसे आधा भरा कहेंगे, लेकिन मैं इसको पूरा भरा कहूँगा। ये आधा पानी से भरा है और आधा हवा से भरा है। इसी हवाबाजी जुमले का असर आज ऐसा हुआ है कि लगातार 2 बार भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से, यानी हर बार के आंकड़ों से आगे निकल के भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के मन की बहुत सी बातें उनके शासनकाल में पूरी हुई, लेकिन गरीब जनता गिलास के खालीपन से अपनी जिंदगी, गिलास के खालीपन में अभी भी अपनी जिंदगी तलाशती रह गई है। मोदी जी ने चुनौती को अवसर में बदलने का जो उपदेश दिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान का जिक्र किया और बताया कि 2020 में 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया। 20 की गिनती उन्होंने 20 बार तो शायद जिक्र किया ही होगा, लेकिन जब वो गिनती बार बार दोहराते हैं तो ये शब्द मानव मस्तिष्क पर चिपक जाते हैं और उसको लगता है कि अब 20 लाख करोड़ तो मेरे खाते में आ ही जाएंगे। बहरहाल अभी भी जिस शान से उन्होंने ये बताया कि ये कितना बड़ा राहत पैकेज है और हमने कैसे भारत की सारी मुसीबतें दूर कर दी हैं, राहत पैकेज दे दिया है, और वो आधी गिलास की हवा जैसी ही है जो दिखाई नहीं देती है और ना समझ में आती है कि वो 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज उसी हवा की तरह है जो प्रधानमंत्री को तो भरा हुआ दिख रहा है, लेकिन आम जनता को वह गिलास अभी सिर्फ आधा ही दिखाई पड़ रहा है। असल में जब सारे राहत पैकेज की मिली जुली राशि है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज है, असल में वो तो 9 करोड़ 74 लाख रुपए का ही है। सरकार ने पहले 2.25 लाख करोड़ रुपए की राशि के एक राहत पैकेज का ऐलान किया था, फिर रिजर्व बैंक के जरिए 8 लाख करोड़ का ऐलान किया, 10 लाख करोड़ रुपए का ऐलान पहले ही किया जा चुका है, अब 10 लाख करोड़ रुपए और इसमें जोड़ दिए गए हैं। किसानों से वित्त मंत्री ने भी एसएमई के जरिए ऐलान किए कि 3 लाख करोड़ का बिना गारंटी का लोन, संकट में फंसे एमएसआरआई के लिए, एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान, कारोबार विस्तार के लिए 10,000 करोड़, फंड के माध्यम से सहयोग, इसके अलावा 15,000 करोड़ रुपए से कम वेतन वालों का अगस्त तक का उन्होंने 15,000 रुपए से कम वेतन वालों का अगस्त तक का ईपीएफ केंद्र की ओर से, एनबीएफसी के लिए 30,000 करोड़ रुपए का स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम, ऐसी तमाम सारी योजनाओं का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। लेकिन उनकी घोषणाओं को सुनकर लगता है कि राहत पैकेज की जादू की छड़ी जो उन्होंने घुमाई है वह घूमते घूमते कहीं अटक गई है, क्योंकि घूमने से ही, जादू की छड़ी से घुमाने से ये देश ठीक नहीं हो जाएगा। आखिर
देश को जानना चाहिए कि 20 लाख करोड़ की रकम आखिर किस मदों में जा रही है, क्योंकि राजकोषीय घाटा तो बढ़ रहा है। सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए बाजार से कर्ज देने का लक्ष्य बढ़ाकर 12 लाख करोड़ रुपए का कर दिया है और सरकार के पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाने से सरकार के खाते में 1.4 लाख करोड़ रुपए आएंगे। कुछ रकम कारोबार कर्मचारियों के भत्तों से कटौती और सांसद निधि में कर जाएगी। हमने आपको पहले भी बताया था कि सरकार 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज अगर देना चाहती तो सरकार, आप सोचिए छोटी छोटी चीजें, अगर सरकार के पास पैसा होता तो सरकार कर्मचारियों की कटौती न करती। सरकार कर्मचारियों के 6 भत्ते काट रही है। सरकार हर कर्मचारी से एक केंद्र से सेंट्रल पीएम केयर फंड में पैसा ले रही है, सीएम केयर फंड में पैसा ले रही है। उसके अलावा लोगों की सैलरी एक एक दिन की काटी जा रही है। 3 डीआरए की किस्त काट दी गई है। और आज एक और बहुत बड़ी खबर आई है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एस्मा लागू कर दिया है। यानी एस्मा, आपको बता दें, एस्मा वो होता है कि अब उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी 6 महीने तक किसी भी तरह की हड़ताल नहीं कर पाएंगे। ये विषम परिस्थितियों में लगाया जाता है जब देश या प्रदेश किसी परेशानियों के दौर से गुजर रहा होता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब भत्तों में रोक लगाई गई थी तब सरकारी कर्मचारियों में आक्रोश उभर रहा था। इसी आक्रोश को कम करने के लिए सरकार ने एक तानाशाह रवैया अपना के एस्मा लगा दिया। एस्मा लगाने के बाद अब कर्मचारी हड़ताल पर नहीं कर पाए। कल हमारी कुछ कर्मचारी संगठनों से बात हुई देर रात, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने तो सरकार को हड़ताल का कोई नोटिस भी नहीं दिया था, ऐसे में एस्मा लगाने का क्या मतलब है? क्या हम लोग अपनी बात भी नहीं रख सकते? तो आप ये समझिए, सरकार के पास इस तरह की स्थितियां नहीं है। सरकार के पास अगर इस तरह की स्थितियां होती तो सरकार पैकेज का ऐलान ना करती। अगर पैकेज होता, पैकेज में ही सबको देना होता, तो फिर आखिर ये कटौती क्यों? अब आपको हम पीछे कुछ ले चलते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने, हमारा मकसद आज ये सब बताना नहीं था 20 लाख करोड़ का। हम आज बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की, जिसका प्रधानमंत्री ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत। अब आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं, सन 47 में जब देश आज़ाद हुआ था, तब आप, और उससे भी पीछे चलिए, तब आपको दिखेगा, आपने सुना होगा अपने माता पिता से, अपने दादी बाबा से, कि वो लोग कहते थे कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब आप जान लीजिए, प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था क्योंकि भारत में अकूत धन संपदा थी। आप सोच रहे होंगे मैं सब बातें क्यों कह रहा हूँ, शायद आपको आगे चल के समझ में आएगा कि मैं आपको किस तरह की चीज़ों को बता रहा हूँ, उनको समझने की आज आवश्यकता क्यों पड़ गई है। क्योंकि दावा जिस आत्मनिर्भर भारत का किया जा रहा है, आपको बताना जरूरी है कि आत्मनिर्भर भारत हमारा कब था, और आज जिस आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है वह हम आगे बताएंगे, आज ही बताएंगे। लेकिन पहले समझिए, प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था क्योंकि भारत में अकूत धन संपदा थी। 1600 ईस्वी के आसपास भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी 1305 अमेरिकी डॉलर थी। जी हाँ, 1305 अमेरिकी डॉलर। 1600 ईस्वी की बात आपको बता रहा हूँ, और प्रति व्यक्ति जीडीपी उस समय 1305 अमेरिकी डॉलर हुआ करती थी, जो कि उस समय अमेरिका, जापान, चीन और ब्रिटेन से भी अधिक थी। भारत की अकूत विदेशी अकूत संपत्ति ही थी, जिसके कारण विदेशी आक्रांताओं और अंग्रेजों ने इस देश को अपना गुलाम बनाया था और कई बार अपने देश पे हमला किया और इस अपार संपत्ति को देश से लूट कर ले गए। प्राचीन काल में भारत खाद्य पदार्थों, कपास, रत्न, हीरे, मोती इत्यादि के निर्यात में विश्व में सबसे आगे था। भारत, उसे कुछ लोग कहते हैं कि भारत प्राचीन काल में केवल मसालों के मामलों का ही निर्यात करता था, लेकिन आपको बता दें कि भारत मसालों के अलावा कई अन्य उत्पादों का भी निर्यात किया करता था। ये बात है 1600 ईस्वी की। भारत में जो चीज़ें उस समय निर्यात की जाती थी उसमें भोजन, कपास, चावल, गेहूं, चीनी, मसाला के अतिरिक्त हल्दी, काली मिर्च, दालचीनी, जटामासी इत्यादि कई सारी चीज़ें थीं जो शामिल थी। इसके अलावा आलू, नील, तिल का तेल, हीरे, नीलमणि आदि के साथ साथ पशु उत्पाद, रेशम, धर्म रत्न और ऐसे तमाम सारी चीज़ें थी। शराब, धातु उत्पाद जैसे चांदी, सोने के बने आभूषण और कई सारे पदार्थ थे जो भारत निर्यात करता था।
भारत आयात सिर्फ क्या करता था, भारत से आयात की जाने वाली वस्तुएं, सोने के सिक्के, कांच के बने पदार्थ, शराब, दवाएं, टीन, तांबे, चांदी के बने आभूषण और कपड़े, ये भारत आयात करता था और बाकी सब कुछ निर्यात करता था। लेकिन 1000 वर्ष के मुगल और अन्य जो विदेशी आक्रमणकर्ता थे, उनके शासनकाल के बाद ही विश्व की जीडीपी में भारत की अर्थव्यवस्था का योगदान 25% के आसपास तब भी था। इस समय में अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया, लेकिन जब अंग्रेज भारत को छोड़कर गए तब भारत की विश्व अर्थव्यवस्था में योगदान मात्र 2 से 3% रह गया। लेकिन आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। आपको बता दें, मुगलों के शासनकाल में शुरू करने से पहले भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। जब मुगलों ने 1526-1793 के बीच भारत पर शासन किया, उस समय भारत की आय 17.5 मिलियन पाउंड हुआ करते थे, जबकि ग्रेट ब्रिटेन की आय उस समय 1600 में भारत के प्रति व्यक्ति जीडीपी $1305 थी, जबकि इसी समय ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति जीडीपी $1137, अमेरिका की प्रति व्यक्ति जीडीपी $897, चीन की प्रति व्यक्ति जीडीपी $940 थी। इतिहास बताता है कि मीर जाफर ने 1757 में ईस्ट इंडिया को 3.9 मिलियन पाउंड का भुगतान किया था। यह तथ्य भारत की संपन्नता को दर्शाने का बड़ा सबूत है। मैं आपको ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि आप सोचिए, भारत आज से नहीं, भारत शुरू से ही आत्मनिर्भर था। भारत 1600 शताब्दी से 1600 ईस्वी से ही भारत आत्मनिर्भर है। भारत ने पूरी दुनिया में अपनी एक धमक बना के रखी थी। भारत आज आत्मनिर्भर नहीं है, भारत आत्मनिर्भर था और भारत लंबे समय तक आत्मनिर्भर रहा है। सिक्कों को बनाने के लिए पहले देश में भारत का नाम गिना जाता है। भारत ऐसा पहला देश है जो खुद के सिक्के बनाता था। भारत ही इकलौता देश है जिसके पास मयूर सिंहासन था। भारत को सोने की चिड़िया कहने के पीछे सिर्फ यही एक कारण था, जिसे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि वो मयूर सिंहासन था। इस सिंहासन की अपनी एक अलग पहचान थी। कहा जाता है कि इस सिंहासन को बनाने के लिए जितना धन लगाया गया था, उतने धन में 2 ताजमहल बनाए जा सकते हैं। ये वो मयूर सिंहासन था। लेकिन जब 1739 में फारसी शासक नादिर शाह ने एक युद्ध जीता तो वो इसे हासिल करके ले गया। आज के ज़माने में मयूर सिंहासन की आप कीमत जानेंगे तो चौंक पड़ेंगे। करीब 450 करोड़ रुपए का मयूर सिंहासन है। इतना कीमती था जिसके कारण इसे नादिर शाह लूट के ले गया था। कोहिनूर हीरा का वजन 21.6 ग्राम है और बाजार में इसकी कीमत $1 अरब के आसपास है। यह भी भारत के पास था। तो ये जो चीज़ें हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि भारत में अभी भी 22,000 टन सोना लोगों के पास है आज की स्थिति में, जिसमें लगभग 3,000 से 4,000 टन सोना भारत के मंदिरों में है। एक अनुमान के मुताबिक भारत के 13 मंदिरों के आसपास अगर सभी अरबपतियों से भी ज़्यादा धन है, यदि मंदिर के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो भारत कल भी सोने की चिड़िया था और आज भी सोने की चिड़िया है। लेकिन यह जो संपदाएं हैं वह कुछ लोगों तक सीमित हैं, कुछ जगहों तक ये भारत सीमित हो गया है और अब इसको आत्मनिर्भर बनाने की बात हो रही है। तो ये कैसे होगा, इन सब चीज़ों को समझने की जरूरत है। हम आपको पूरा विस्तार से बता 1947 जब देश आज़ाद हुआ, नई सरकार बनी और तमाम मंत्री अब जब आज़ाद हुआ था तो भारत में कई सारी रियासतें थी और उन रियासतों को जोड़ करके ही भारत को बनाया गया था। जो कहा जाता है, आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं और वर्तमान की सरकार कहती है कि पिछले 60 सालों में, ये भी जो पिछले 60 सालों की जो तस्वीर है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बार बार कहा जाता है पिछले 60 सालों में देश में क्या हुआ। अब आप जान लीजिए, जब देश आज़ाद हुआ तो हमारी सरकार के पास कुछ नहीं था। देश में 562 रियासतें थीं और प्रधानमंत्री का काम था जवाहरलाल नेहरू का कि वो इन रियासतों को जोड़ करके भारत में मिलाने का काम कर रहे थे कि किसी तरह से ये 562 रियासतें जुड़ जाएं
तो अपना देश बड़ा हो जाएगा और अब एक देश का रूप ले लेगा और ये सब मिल जाएंगे तो देश की सारी संपत्ति, क्योंकि देश में जो 562 रियासतें थी, सारी संपत्ति देश की इन्हीं रियासतों के पास थी। तो उस समय की सरकार ने कोशिश किया कि साम दाम दंड भेद की नीति किसी तरह से अपना करके इनको 562 रियासतों को मिलाया जाए। तब उन्होंने, कुछ लोगों ने नखरे दिखाए, कुछ को कूटनीति से, कुछ को चतुर नीति से आजाद भारत का हिस्सा बनाया गया। उस समय तब एक जाकर के एक स्वतंत्र लोकतंत्र की स्थापना हुई थी और फिर देश की सारी संपत्ति का गणतांत्रिक पद्धति वाले, संप्रभुता वाले देश का निर्माण किया गया और उस देश का राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर धीरे धीरे ये संपदा पूरी भारत के पास आ गई। तब रेल, बैंक, कारखाने, इन सबको बनाया गया, इनका राष्ट्रीयकरण किया गया और जो आज भारत हम देख रहे हैं, उस शक्तिशाली भारत का निर्माण जवाहरलाल नेहरू के समय हुआ था। जब आप जान लीजिए कि ये वो स्थितियां हैं जब देश आज़ाद हुआ था। उस समय अगर जीडीपी की बात करें तो नंबरों की, अगर जीडीपी के नंबरों के या आंकड़ों के लिहाज से आप बात करें तो 67 सालों में भारत की जीडीपी 2.7 लाख करोड़ रुपए से लेकर आज 57 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है। जीडीपी के सकल घरेलू उत्पाद की बात करें तो 2008 में ये अपने उच्चतम स्तर पर थी और 36.8% स्तर पर पहुंच गई थी। वर्तमान की मोदी सरकार उन्हीं सब बातों को दोहरा रही है, जबकि आपको बताएं कि अगर आप पिछले सरकारों की तुलना करिए, 60 सालों की तुलना करिए, 60 सालों का इतिहास बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आप ये जानिए, अब आप थोड़ा हाल जान लीजिए मोदी सरकार के कार्यकाल का। 2014 से लेकर के अभी 2020 चल रहा है, यानी कि 6 साल मोदी सरकार के कार्यकाल का पूरा हो चुका है। हम 2020 को छोड़ देते हैं क्योंकि 2020 का अभी पूरा आंकड़ा हमारे पास नहीं है, लेकिन साल 2014 से 2019 के बीच में मोदी सरकार ने 2 लाख से ज़्यादा कंपनियां तो इसलिए बंद कर दी। कहा गया कि उन कंपनियों में बेनामी कंपनियां हैं, यानी कि कागज पे हैं, उनकी पैसा नहीं है, उनकी हकीकत नहीं है। वो 2 लाख कंपनियां तो बंद हो गई, उनकी बात छोड़ दीजिए। इसके अलावा मोदी सरकार ने 114 वह कंपनियां बंद कर दी जिससे 16,000 लोग प्रभावित थे। यानी कि इन कंपनियों, मैं आपको सिर्फ उन कंपनियों की बात बता रहा हूं जहां हजारों कर्मचारी काम करते थे। यानी 16,000 लोग सिर्फ 5 सालों में नौकरी इसलिए गंवा बैठे क्योंकि मोदी सरकार ने इन कंपनियों को यह मान के बंद कर दिया क्योंकि ये कंपनियां उनके हिसाब से आंकड़ों में नहीं फिट थी, हानि में थी, नुकसान में थी। और ये आंकड़ा हम नहीं दे रहे हैं, ये आंकड़ा 2019 से 14 से लेकर 1900 के बीच में जब इन कंपनियों को बंद किया गया तो इसकी वजह से जब कर्मचारी प्रभावित हुए तो इसको लेकर के एक सवाल लोकसभा में पूछा गया। इस सवाल का जवाब लोकसभा के श्रम मंत्री, वर्तमान सरकार के श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने 25 नवंबर 2019 को लोकसभा में दिया। आप उठा करके लोकसभा के संसदीय प्रश्नोत्तर किताब से आप इस सवाल को और उनके जवाब को दे सकते हैं। मैं सिर्फ उनका जवाब हूबहू पेश कर रहा हूं जो मोदी सरकार के श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री ने कहा। उन्होंने कहा कि बसपा सांसद दानिश अली ने उनसे सवाल पूछा था कि क्या ये सच है कि बीते 5 सालों में बड़ी संख्या में कंपनी बंद हुई हैं और अगर ऐसा हुआ है तो इसका कारण और ब्यौरा दीजिए। उन्होंने यह भी पूछा कि इन कंपनियों के बंद होने की वजह से कितने लोग बेरोजगार हुए और सरकार की ओर से उनकी आजीविका के क्या कदम उठाए गए। दानिश अली के इस सवाल के जवाब में संतोष गंगवार ने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि 2014 से 2019 के बीच में बंद इकाइयों की संख्या, बंद होने का कारण, अप्रभावित हुए लोगों की संख्या में जानकारी पूरी शामिल है। उन्होंने कहा कि 2014 में 34 कंपनियां, 2015 में 22 कंपनियां, 2016 में 27 कंपनियां,
2018 में 8 कंपनियां और 2019 में सितंबर में सवाल पूछा गया था, नवंबर पूछा गया था, उनके पास सितंबर तक का आंकड़ा था, तो उन्होंने कहा सितंबर तक 114 कंपनियां बंद हो चुकी थी। इन इकाइयों के बंद होने से जो उन्होंने बताया कि तकरीबन 2014 में 4,726, 2015 में 1852, 2016 में 6,037, साल 2017 में 2,740, 2018 में 537 और 2019 में कुल 45 कर्मचारी प्रभावित हुए। ये संख्या तकरीबन 16,000 के आसपास है। हालांकि अभी ये आंकड़े प्रोविजनल हैं। गंगवार ने कहा कि ऐसे प्रभावित मजदूरों के हितों की रक्षा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत मुआवजा देके की जाती है। उन्होंने कहा कि हमने इन कर्मचारियों को हटा दिया है और इन कर्मचारियों को उनकी सेवा शर्तों के हिसाब से कुछ मुआवजा दे करके उनकी नौकरियां खत्म कर दी गई हैं। सिर्फ चीज़ों को समझिए, सरकार आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रही है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2018 से लेकर के डेटा के हिसाब से केंद्र सरकार पर कुल 82.003 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। 2014 में यह आंकड़ा जब मनमोहन सिंह की सरकार गई थी, यानी कि पिछले अगर आप 60 सालों का रिकॉर्ड भी एक साथ जोड़ लें, तब 2014 में देश पर सिर्फ 54.90 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था और आज देश में 82.3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। 60 सालों में 54 लाख का कर्ज और पिछले 6 सालों में 82 लाख करोड़ रुपए का कर्ज। ये हम नहीं कह रहे हैं, सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। अब आप सोचिए, पिछले 60 सालों में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या काम हुआ और इस 6 सालों में सरकार ने आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या काम किया। सिलसिलेवार ढंग से देखिए। 1947 आपको बता दें, तमाम सारे के जवाहरलाल नेहरू इस देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। जब वो आए तब उस समय देश में एक भी कंपनियां नहीं थी। देश में 5 कंपनी 47 से 52, यानी पहले 5 सालों में सिर्फ 5 PSU बनाए गए थे, जिसमें कुछ लोगों को रोजगार मिला, देश के लोगों को रोजगार मिला, कुछ कंपनियां बनी, उससे कुछ आय बढ़ी, देश में कुछ काम शुरू हुए, छोटे छोटे काम शुरू। उस समय जो PSU होती थी बहुत छोटे छोटे होती थी। 2052 में जब दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, 52 से लेकर के 57 तक का कार्यकाल, उस समय 11 PSU बने, उसके बाद फिर 9 PSU बने, फिर इंदिरा जी आई, उन्होंने 16 PSU बनाए। इस तरह से PSU बनते गए। हम आज उन PSU की भी बात नहीं कर रहे, हम आपको बता रहे हैं बड़ी कंपनियां जिनको इस देश का बच्चा बच्चा जानता है। 1954 में स्टील उत्पादन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सेल बनाया गया। सेल पूरी दुनिया जानती है जिसे भारत में। 1956 में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही IIT बनाया गया। 1956 में ही मेडिकल साइंस के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एम्स बनाया गया। ये सब 1954 और 1956 में हुआ था, जब देश को आज़ाद हुए मात्र 7-8 साल हुए थे। उस समय देश में न टेक्नोलॉजी थी, न स्थितियाँ थी। भारत को लूट करके विदेशी आक्रांताओं ने, अंग्रेजों ने, मुगलों ने देश को खोखला कर दिया था। लेकिन 562 रियायतों को जोड़ करके एक देश में शामिल कराना, उन रियासतों की जो संपत्ति थी उसका देश के लिए इस्तेमाल करना, फिर ये सब चीज़ें करना। 1958 में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए DRDO बनाया गया, जिसे आज भी पूरे देश में बहुत गर्व दिया जाता है। 1964 में एयरक्राफ्ट उत्पादन के लिए भारत को ही आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक्सेल भी बनाया गया। ये सब भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम था, क्योंकि इसमें सिर्फ भारतीय चीज़ें बनती थी जो पूरी दुनिया में जाती थी, पूरी देश का नाम मान सम्मान बढ़ाया जाता था। 1965 में खाद्य सामग्री के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरित क्रांति लाई गई। 1965 में विद्युत उपकरण के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भेल बनाया गया।
1969 में 69 में स्पेस प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसरो बनाया गया। 1975 में कोल उत्पादन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए CCL बनाया गया। 1975 में बिजली उत्पादन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए NTPC बनाया गया। 1964 में ही गैस उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गेल बनाया गया। 1990 में IT पार्क के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए IT सॉफ्टवेयर पार्क बनाए गए। 2020 में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या बनाया गया? आप बताएं। इतनी सारी चीजें हैं जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए की गई। आज सेल का निजीकरण हो गया है, आज गेल में प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, आज कोल इंडिया की स्थिति यही है, एयरक्राफ्ट की स्थिति यही है। BSNL के हजारों कर्मचारियों ने 2016 में 18 में ही VRS ले लिया था। 39,000 कर्मचारियों को आज तक वेतन नहीं, उनका VRS का पैसा नहीं मिला है। एयरक्राफ्ट में निजीकरण, रेलवे में निजीकरण, यानी देश में आत्मनिर्भरता के नाम पर क्या हो रहा है? जो कंपनियां देश में थी उनका निजीकरण। जब भी हम किसी चीज को निजीकरण की बात, आप निजीकरण की प्रक्रिया समझिए। अगर मैं आपसे कोई चीज कहूँ खरीदने के लिए, तो आप उसी चीज को खरीदेंगे जिसमें आपको फायदा होगा। तो देश में उसी सब चीजों को निजीकरण किया जा रहा है जो देश में लाभ की स्थिति में है। उनका निजीकरण करके उनको प्राइवेट आदमी को दे दो, उनको निजीकरण करके अपने चंद पूंजीपतियों को दे दो, ताकि उससे जो पैसा मिले उससे देश चलाया जा सके। क्या देश को चलाने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या प्रयास हुए 6 सालों में? कोई एक कंपनी का नाम पता चल सके? शायद आप लोग तो मुझे भी अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि किसी एक कंपनी का निर्माण हुआ है जो इस सरकार के कार्यकाल में हुआ। सिर्फ निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, यही सब चीजें हो रही हैं। हिस्सेदारी दी जा रही है, बाजारीकरण किया जा रहा है। चाहे वो ताजमहल हो, उसमें सफाई कर्मचारियों को उसमें मेंटेनेंस के नाम पे प्राइवेट को दे दो। बिजली विभाग का जो निर्माण है उसको दे दिया जाए। बिजली विभाग का वितरण है, उस बिजली विभाग में भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। तो आखिर देश कहाँ जा रहा है? आत्मनिर्भर का मतलब क्या है कि हम अपनी चीज़ों को दूसरों को दे करके, यानी हम वही स्थिति है कि अब हमारे पास पैसा तो है नहीं जनाब, अब हम अपनी चीज़ों को बेच करके उसको घर चलाएंगे, अपनी चीज़ों को बेच करके काम करेंगे, अपनी चीज़ों को बेच करके घर का खर्च चलाएंगे। जब सरकार के पास ये स्थितियां हैं, 2 लाख करोड़ रुपए का है नहीं भारत के पास, और 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात हो रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी तेजी धीरे धीरे खोती जा रही है। अर्थव्यवस्था का हर क्षेत्र मांग की कमी से प्रभावित है। RBI ने अपनी मौद्रिक समिति की बैठक में भारतीय अर्थव्यवस्था के GDP ग्रोथ रेट के पूर्वानुमान को घटाकर इस समय 6.9% कर दिया है। और भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के आंकड़ों पर गौर करें तो आपको मालूम होगा कि धीरे धीरे अब भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ बढ़ रही है। एक दौर में प्रभावशाली निजी विमान सेवा कंपनी जेट एयरवेज आज बंद हो चुकी है। एयर इंडिया की बड़े घाटे में चल रही, एयर इंडिया भी बहुत बड़े घाटे में चल रही है। किसी दौर में टेलीकॉम सेक्टर की पहचान रही BSNL आज अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है। रक्षा के क्षेत्र में सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने हाल ही में बाजार से 1000 करोड़ रुपए का कर्ज अपने कर्मचारियों के वेतन भुगतान का लिया है। लोग कहेंगे कि ये सब बातें किसी एक पार्टी के लिए हैं, लेकिन आप जरा कल्पना करिए, मैं एक एक आंकड़ा जुटा रहा हूँ और ये आंकड़ा है जो आप न किसी पार्टी का है न किसी सरकार का है, आप सिर्फ समझने की कोशिश है। जिस भारत की कंपनी के पास अपने कर्मचारियों का वेतन बांटने के लिए 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जाए और कहा जाए कि ये पार्टी, ये कांग्रेस की बातें हैं, तो ये आपके लिए समझने की बातें हैं। जब हम बात करेंगे तो ये कहा जाए कि देशद्रोह की बातें हैं, कांग्रेस की बात है, भारतीय जनता पार्टी की बात है। ऐसा नहीं है। आप देश चला रहे हैं तो आप बताइए कि आपने जब रक्षा सौदे बनाने की बात आई तो HAL को काम क्यों नहीं दिया गया? क्यों अडानी की कंपनी को काम दिया गया? क्यों उस कंपनी को काम नहीं दिया गया जो 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेके अपने कर्मचारियों का वेतन बांट रही थी? यह है आत्मनिर्भर भारत।
ये कौन सा आत्मनिर्भर बनाने की बात हो रही है भारत की? भारतीय डाक विभाग, भारतीय डाक सेवा का वित्तीय वर्ष 2019 में वार्षिक घाटा 15,000 करोड़ रुपए का है। वर्तमान में यह सबसे बड़ी नुकसान वाली सरकारी कंपनी बन चुकी है। वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी कच्चे तेल और नेचुरल गैस की कंपनी ONGC का अतिरिक्त गैस रिजर्व तेजी से घट रहा है। एक बड़े कर्ज के दबाव में ONGC भी है। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था अभी NPA की त्रासदी झेल ही रही है। वर्तमान में कुल बैंकों का NPA 9,49,279 करोड़ रुपए का है। NPA का 50% हिस्सा तो महज देश के 150 बड़े पूंजीपतियों की वजह से ही हो गया है। यह भी याद रखना होगा कि पिछले 5 सालों में मोदी सरकार ने बड़े पूंजीपतियों का 5,55,603 करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया है। यह भी NPA इसी वजह से है। बैंकिंग व्यवस्था NPA के साथ साथ बैंकिंग फ्रॉड की भी घटनाएं समस्याओं से देश जूझ रहा है। पिछले 11 सालों में RBI के अनुसार 53,344 घटनाएं बैंकिंग फ्रॉड की हुई हैं। इसकी वजह से 2.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान बैंकों को हुआ है। अंतिम पिछले 5 सालों की ही बात करें तो बैंकिंग सेक्टर को फ्रॉड की वजह से 1,74,749 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यह स्थिति बिना मुद्रा लोन को ध्यान में लिए हुए है। जिस तरीके से मुद्रा लोन के डिफॉल्ट की खबरें आ रही हैं, उनको आधार मानकर ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में बैंकिंग सेक्टर में यह सबसे बड़ा घोटाला होगा। बैंकिंग सेक्टर को चल रही निराशा को और विस्तार देने का काम ये करेगी। वर्तमान समय में ऑटो सेक्टर में भी मांग की कमी की वजह से स्पष्ट मंदी दिखाई पड़ रही है। ऑटो सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह पूरी GDP का 7.50% और मैन्युफैक्चरिंग में 49% है। जबकि हाल ही में आंकड़ों के अनुसार पहली तिमाही में पैसेंजर वाहनों की बिक्री में 18.4% की कमी आई। रिपोर्टों के आधार पर माने तो ये निष्कर्ष निकला है कि अगर ये मंदी ऐसे ही चलती रही तो ऑटो सेक्टर में तकरीबन 10 लाख लोगों की नौकरियां भी जा सकती हैं। भारत की GDP ग्रोथ रेट 5 साल के न्यूनतम स्तर पर आ गई है। जनवरी-मार्च तिमाही में GDP की दर 5.8% थी। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी भारत की GDP ग्रोथ रेट पूर्वानुमान में कम ही बता रही हैं। उनका कहना है कि अगले साल ये 0% पर रह सकती है। निवेश की किसी अर्थव्यवस्था में एक मजबूत कड़ी GDP की होती है, लेकिन जो स्थितियां हैं 2015 से लेकर निजी प्रवेश की, वह लगातार इसी तरह से कम होती जा रही। पिछले 3 वर्षों में खपत की दर एक समान 28.30 थी। बचत की दरों में बात करें तो बचत की दर में भी गिरावट घरेलू निवेश की बुनियाद हाउस होल्ड पर टिकी होती है, लेकिन वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में हाउस होल्ड सेविंग में गिरावट दर्ज की गई है। 2014 से लेकर 2011-12 में हाउस होल्ड सेविंग की दर 68.2% थी। 2011-12 में 68 थी। 2017-18 में 56.7 रह गई। 2017 में यह 17.17% पर आ गई GDP के दरम्यान, जो पिछले 20 सालों में सबसे कम थी। कृषि विकास की दर भी ऐतिहासिक गिरावट के साथ लगातार नीचे गिरती ही जा रही है। यही स्थितियां हैं जो देश को कहाँ ले जा रही हैं, ये हम सबको विचार करना होगा। लेकिन इसके लिए जो स्थितियां हैं भारतीय अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत सरकार में कमजोर आंकड़े पर चल रही है। मोदी सरकार 2 के पहले पूर्ण बजट के बाद से ही बाजार में निवेशकों का 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का डूब चुका है। ये पहले जो सरकार बनी थी इसके पहले बजट के बाद से ही आप सोचिए, जो देश में निवेशक कैसे निवेश करेगा जिन निवेशकों का 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक डूबा हुआ है। सरकार निर्णय लेने के बजाय इन आंकड़ों पर महज प्रतिक्रिया दे रही है। कुछ बड़े संस्थागत सुधारों के बजाय भारतीय अर्थव्यवस्था नीतियों की अनियमितता भी झेल रही है। नोटबंदी आर्थिक सुधार का एक बड़ा उदाहरण दिया गया था। कहा गया था कि बड़ी इससे परिवर्तन होंगे, चीज़ें बदलेंगी, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं आया। नोटबंदी के बाद भी काला धन नहीं आया। नोटबंदी के बाद भी शायद स्थिति बदलती तो लोग कल्पना करते और लोगों को लगता कि उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई है। नोटबंदी ने दादी के महिलाओं के गुल्लक के पैसे निकलवा लिए, लेकिन नोटबंदी से काला धन नहीं आया।
उस नोटबंदी के बहाने देश के गरीबों के पास जो धन था वह बैंकों तक पहुंच गया। जो कभी दादी के बक्से में हुआ करता था, कभी गुल्लक में हुआ करता था, कभी उनकी किताबों के बीच में जो नोट मिलते थे, कभी बर्तनों में मिलते थे, वह नोट भी अब सरकार के चलते बैंकों में पहुंच गए हैं और तमाम ऐसे लोगों के खाते हैं जो खाते से अपना धन कम रखने की वजह से वह धन भी जा चुका है। अब भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत की बात कर रही है। आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? आत्मनिर्भर भारत के लिए देश शुरू से चाहता है, देश का बच्चा चाहता है कि आत्मनिर्भर भारत बने, लेकिन आत्मनिर्भर भारत के लिए देश में नई कंपनियों को लाना होगा, देश में कंपनियों को लाना पड़ेगा, देश में नई चीज़ें ईजाद करनी पड़ेंगी, रोजगार के साधन पैदा करने होंगे, प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी होगी, लोग कोशिश करनी होगी कि हम दूसरे देशों पर आश्रित न रहें, यहाँ की बनाई चीज़ों को प्रेरित किया जाए। पूंजीपति कुछ चंद लोगों से निकाल के आम जनमानस तक लानी होगी। सरकार को सिर्फ भाषण नीति से काम नहीं चलेगा, अर्थव्यवस्था की नीति पर काम करना होगा। अब देखना यह है कि सरकार आत्मनिर्भर भारत की कल्पना जो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की है, वह अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी, कोरोना काल से देश कैसे आगे निकलेगा। इस समय जो स्थितियां हैं, 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया गया है। मैंने तकरीबन 10-12 हज़ार लोगों तक बात पहुंचाई, लेकिन कोई भी एक व्यक्ति नहीं मिला। पिछले 10-12 हज़ार लोगों से बात करने के बाद सीधे हमने बात नहीं की, कुछ लोगों से सीधे बात की, कुछ लोगों से अपने पत्रकारों के साथियों से बात की, लेकिन 10-12 हज़ार लोगों में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो ये कह सके कि हाँ, मुझे 20 लाख करोड़ या 1000 करोड़ के आर्थिक पैकेज से 20 रुपये भी मिले हों। अगर कोई व्यक्ति सीधे लाभान्वित हुआ हो तो आप बताएं, कौन सा आप पैकेज दे रहे हो, कौन सी आप चीज़ें हैं। यानी वही हैं कि जो मोदी सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि आधा गिलास पानी है, लेकिन मुझे ये पूरा दिख रहा है क्योंकि आधे में हवा भरी है। लेकिन उनको ये जानना होगा कि देश हवा से नहीं चलता है, हवाबाजी सिर्फ भाषण में होती है, हकीकत में सिर्फ पानी जितना भरा होता है उतना ही पूरा होता है। धन्यवाद।